Subscribe to my channel for more videos and press the bell icon for latest updates. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट, आज ये हमारा सेकंड लेक्चर है चैप्टर नंबर 15 सेकंड ईयर बायोलॉजी का। तो इसमें हमने दो तीन पॉइंट डिस्कस करने हैं। हमने लास्ट टाइम कहा था कि एक ऑर्गेनिज्म होम्योस्टेसिस को मेंटेन करता है एज कंपेयर टू एक्सटर्नल इन्वायरमेंट। तो सिर्फ ऑर्गेनिज्म नहीं मेंटेन करता बल्कि ऑर्गेनिज्म का सेल भी मेंटेन करता है। जैसे फॉर एग्जांपल ये हमारे पास एक ऑर्गेनिज्म है, ये उसका एक सेल है। तो ये ऑर्गेनिज्म एक्सटर्नल इन्वायरमेंट के लिहाज से मेंटेन करता है, लेकिन ये जो सेल है ये अपने बाहर के इन्वायरमेंट के लिहाज से अपना होम्योस्टेसिस मेंटेन रखता है। एक बात आपने याद रखनी है, सबसे ज़्यादा जो चेंज आती है वो एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में आती है, और उसके बाद जो कम चेंज आती है वो सेल के बाहर वाले इन्वायरमेंट में आती है, और सबसे ज़्यादा जो चेंज आती है वो सेल के इंटरनल इन्वायरमेंट में आती है। तो ये तीन किस्म के इन्वायरमेंट है। तो इनमें से हमने आज डिस्कस करना है होम्योस्टेसिस एट सेल लेवल। तो इंटरनल इन्वायरमेंट ऑफ ऑर्गेनिज्म एट सेल लेवल, कि जब इंटरनल इन्वायरमेंट सेल के अंदर की फ्लक्चुएटिंग ये भी चेंज होता है। यानी हमने लास्ट टाइम डिस्कस किया था होम्योस्टेसिस में हरगिज़ मतलब ये नहीं है कि किसी भी चीज़ को फिक्स पॉइंट पे लेके आना, बल्कि होम्योस्टेसिस का मतलब ये है किसी भी चीज़ को विद इन द रेंज लेके आना। तो सेल का जो इंटरनल इन्वायरमेंट है वो भी फ्लक्चुएट करता है, वो भी चेंज होता है, लेकिन वो भी चेंज हमेशा किस में होगा, विद इन नैरो। लेकिन सेल का इंटरनल इन्वायरमेंट ये कभी भी बाहर के एक्सटर्नल इन्वायरमेंट के लिहाज से चेंज नहीं होता, बल्कि सेल का जो इंटरनल इन्वायरमेंट है, सेल के जो बाहर का इन्वायरमेंट है जिसे हम एक्स्ट्रा सेलुलर इन्वायरमेंट कहते हैं, उसके लिहाज से चेंज होता है। तो आप ये कह सकते हैं सेल का जो इंटरनल इन्वायरमेंट है, यानी सेल का जो इंटरनल इन्वायरमेंट जिसको इंट्रा सेलुलर इन्वायरमेंट कहा जाता है। तो इंट्रा सेलुलर इन्वायरमेंट बेसिकली होता कहाँ है, सेल मेम्ब्रेन के अंदर, और ये हमेशा चेंज होता है किसके लिहाज से, एक्स्ट्रा सेलुलर इन्वायरमेंट के लिहाज से। और एक्स्ट्रा सेलुलर इन्वायरमेंट कौन सा है, सेल मेम्ब्रेन के बाहर, ऑर्गेनिज्म के बाहर नहीं बल्कि सेल मेम्ब्रेन के बाहर। आगे एक्स्ट्रा सेलुलर इन्वायरमेंट की दो टाइप्स हैं। एक हमारे पास ऐसा इन्वायरमेंट जो सेल के बाहर हो लेकिन जो टिश्यू के इर्द गिर्द इन्वायरमेंट होता है वो आप कह सकते हैं इंटरस्टिशियल इन्वायरमेंट कहलाता है। वेस्कुलर इन्वायरमेंट क्या है, जैसे एक ब्लड वेसल है, अब ब्लड वेसल के अंदर ब्लड सेल मूव कर रहे हैं। अब ब्लड सेल के बाहर जो इन्वायरमेंट है तो ये सेल से बाहर लेकिन किसी वेसल किसी नाली के अंदर है, तो इस वजह से इसको वेस्कुलर इन्वायरमेंट कहते हैं। यानी टिश्यू के बाहर जो इन्वायरमेंट है वो इंटरस्टिशियल है, और जो सेल के बाहर है लेकिन किसी ब्लड वेसल के या लिम्फेटिक वेसल के अंदर है वो वेस्कुलर सिस्टम है। तो आप ये कह सकते हैं अराउंड द सेल ये एक्स्ट्रा सेलुलर इन्वायरमेंट ऐसा है जो सेल के तो बाहर होगा बट विद इन द वेसल, लेकिन किसी नाली के अंदर होगा। तो ये एक्स्ट्रा सेलुलर इन्वायरमेंट की दो टाइप्स हैं, कुछ टिश्यू के अंदर जो सेल है उनके बाहर वाला इन्वायरमेंट, और कुछ सेल के बाहर का इन्वायरमेंट तो है लेकिन वो इन्वायरमेंट किसके अंदर है, वेसल के अंदर है, तो इसको वेस्कुलर इन्वायरमेंट है। तो चाहे जो मर्जी एक्स्ट्रा सेलुलर इन्वायरमेंट हो जो सेल से बाहर हो, जब भी उसके अंदर चेंज आएगी तो वो चेंज आगे इंट्रा सेलुलर इन्वायरमेंट को चेंज करने की कोशिश करेगी। तो इंट्रा सेलुलर जो इंटर सेलुलर इन्वायरमेंट है वो भी अपने आप को मेंटेन रखने की कोशिश करेगा। तो ये है होम्योस्टेसिस एट सेल लेवल। उसके बाद ये पॉइंट हम बार बार डिस्कस कर चुके हैं कि होम्योस्टेसिस का हरगिज़ मतलब ये नहीं है कि किसी चीज़ को हम फिक्स पॉइंट पे लेके आते हैं। जैसे हमने टेम्परेचर की मिसाल डिस्कस की थी कि 37 को पर हरगिज़ मेंटेन नहीं रखा जाता, बल्कि 36 और 38 के दरमियान में मेंटेन रखा जाता है, क्योंकि लास्ट लेक्चर में हमने ये डिस्कस किया था रेंज को अचीव करना आसान है, फिक्स पॉइंट को अचीव करना मुश्किल है। एज चेंजेस within the specific range is necessary for normal body function, यानी ऑर्गेनिज्म के लिए बड़ा आसान हो जाता है किसी रेंज को हासिल करना। जैसे फॉर एग्जांपल होम्योस्टेसिस काम कैसे करता है, हमारे पास वाटर की मिसाल ले लें, तो वाटर की जो अवेलेबिलिटी है वो एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में बहुत ज़्यादा चेंज हो रही होती है। यानी आप ये समझ लें
कि जो ऑर्गेनिज्म का एक्सटर्नल इन्वायरमेंट है वहां दो बड़ी पॉसिबिलिटी है, दो एक्सट्रीम कंडीशन है कि वहां अबंडेंट सप्लाई ऑफ वाटर भी हो सकता है, जैसे कोई जो ऑर्गेनिज्म दरियाओं में रहते हैं, नहरों में रहते हैं, समुद्रों में रहते हैं, वहां बहुत ज़्यादा पानी है। लेकिन वो ऑर्गेनिज्म जो सहरा में रहते हैं उनके पास ड्राई कंडीशंस है। तो एक्सटर्नल इन्वायरमेंट बहुत ज़्यादा पानी वाला भी हो सकता है और बहुत ज़्यादा खुश्क भी हो सकता है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि अगर बहुत ज़्यादा पानी वाला है, बहुत ज़्यादा खुश है, तो दोनों इन्वायरमेंट के अंदर पानी की जो अंदर सिचुएशन वो हमेशा एक जैसी रहेगी, नहीं, वो बदलती रहती है। तो यही बात लिखेंगे कि इंटरनल इन्वायरमेंट, जो अंदर का इन्वायरमेंट भी है, वहाँ वाटर अवेलेबिलिटी में वेरी, वो बदल सकती है, लेकिन वो हमेशा बदलेगी किस में, नैरो रेंज के अंदर। और बदलेगी किसके लिहाज से, अबंडेंट सप्लाई ऑफ वाटर होगा तो अंदर भी पानी ज्यादा होगा, अगर ड्राई कंडीशन होगी तो अंदर भी पानी क्या होगा, कम होगा। तो कंट्रोल सिस्टम क्या करते हैं, कंट्रोल सिस्टम कैसे काम करते हैं? जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास एक ऑर्गेनिज्म है, इसमें दो लेवल है, रेंज हमने बना दी कि ये वाटर का हायर लेवल है, ये वाटर का लोअर लेवल है, ये लोअर लेवल है, ठीक है। उसके बाद बाहर के जो इन्वायरमेंट है वहां अबंडेंट सप्लाई है, ये ड्राई कंडीशन है। तो अब होगा क्या कि जिस वक्त हमारे पास अबंडेंट सप्लाई ऑफ वाटर होती है तो पानी ऑर्गेनिज्म की बॉडी में इंटर होने लगता है, और जो ही पानी बॉडी में इंटर होने लगता है पानी का लेवल बढ़ना शुरू हो जाता है। अच्छा, जब तक पानी हायर लेवल पर नहीं पहुंचता ये ऑर्गेनिज्म कुछ नहीं करता, क्योंकि इसने अपने अंदर रेंज बना रखी है। वो ये समझता है कि अगर रेंज के अंदर चीज़ है तो वो अपने नॉर्मल फंक्शन परफॉर्म कर सकता है। इस वजह से अगर रेंज के अंदर चेंजेस हो रही हैं तो वो समझता है इसको रिस्पॉन्ड करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन जिस वक्त जो ही रेंज से ज़्यादा पानी होगा, सपोज मैं कहता हूँ इसकी रेंज थी 25 ml और वाटर हो गया 35 ml, तो पानी रेंज से ज़्यादा हो गया। अब ये जो 5 ml एक्स्ट्रा वाटर ये बॉडी के लिए नुकसानदेह होता है, तो ये 5 ml पानी को बाहर निकालना शुरू कर देगा और दोबारा किस पे लेके आएगा, हायर लेवल पे लेके। हाँ, हायर लेवल से कम नहीं आता, क्योंकि रेंज के अंदर मेंटेन करता है ऑर्गेनिज्म, फिक्स पॉइंट पे नहीं करता। उसके बाद जब ड्राई कंडीशन होगी तो पानी कम होने लगता है, तो जब तक लोअर लेवल पे नहीं आती ऑर्गेनिज्म इसको रिस्पॉन्ड नहीं करता। जो ही लोअर लेवल पे आएगा यहाँ दो काम होंगे, स्टोरेज ऑफ वाटर शुरू हो जाएगा और दूसरा हर वो सिस्टम एक्टिवेट हो जाएगा जो पानी को स्टोर करेगा। दूसरा काम ये होगा कि वाटर की सर्च होगी, कि पानी तलाश किया जाएगा। तो हमेशा ऑर्गेनिज्म उस वक्त रिस्पॉन्ड करना शुरू करता है जब बात लिमिट से ज़्यादा होती है। यानी आप कह सकते हैं अबंडेंट सप्लाई ऑफ वाटर की कंडीशन में ऑर्गेनिज्म का अगर कंट्रोल सिस्टम सही काम कर रहा है तो कभी भी ऑर्गेनिज्म के अंदर फ्लड नहीं आएगा, ज़्यादा ज़रूरत से ज़्यादा पानी नहीं होगा। और अगर ऑर्गेनिज्म का कंट्रोल सिस्टम काम कर रहा है, अगर ड्राई कंडीशन आ गई तो उससे सारा पानी बाहर निकलने नहीं देगा। तो आप ये कह सकते हैं कंट्रोल सिस्टम वुड नॉट, ये इजाजत कभी नहीं देगा लेट फ्लडेड, बॉडी को के अंदर फ्लड आने की इजाजत कभी नहीं देगा इन केस ऑफ अबंडेंट सप्लाई, अगर पानी ज्यादा हो इन्वायरमेंट के अंदर, और ना बॉडी को डिहाइड्रेट यानी खुश्क होने देगा अगर ड्राई कंडीशन आ जाए। तो इसी वजह से हमेशा ऑर्गेनिज्म क्या करता है, बाहर जब पानी की, आप कह सकते हैं जब पानी की कंडीशन चेंज होती है, ज़्यादा पानी होता है या पानी बहुत कम होता है, तो अंदर भी पानी फ्लक्चुएट कर रहा है कि कभी हायर लेवल पे जा रहा है, कभी लोअर। जब अबंडेंट सप्लाई हो तो पानी हायर लेवल पे चला जाता है, जब ड्राई कंडीशन होगी तो पानी लोअर लेवल पर आ जाए। तो यही बात लिखी हुई है कि जो इंटरनल इन्वायरमेंट है, जो अंदर का इन्वायरमेंट है, उसमें वाटर अवेलेबिलिटी चेंज होती रहती है। यानी अबंडेंट सप्लाई में वाटर का लेवल अंदर कुछ और होगा और ड्राई कंडीशन में वाटर का लेवल कुछ और होगा। तो जब भी ऑर्गेनिज्म एडॉप्टेशन करता है, किसी भी कंट्रोल सिस्टम को बनाता है, तो हमने यहाँ डिस्कस किया कि वो दो रेंजेस बनाते हैं, एक हायर लेवल की रेंज, एक लोअर लेवल की रेंज। तो वाटर कंडीशन में हायर लेवल की रेंज कब अचीव होगी, जब पानी अबंडेंट सप्लाई होगा एक्सटर्नली, और लोअर लेवल की रेंज कब अचीव होगी, जब बाहर ड्राई कंडीशंस होंगी। तो एडॉप्टेशन एट लोअर लेवल ऑफ वाटर, तो ऑर्गेनिज्म का पानी हमेशा लोअर लेवल पे होगा इन ड्राई कंडीशन, जब ड्राई कंडीशन होगी। तो एडॉप्टेशन एट हायर लेवल, तो यहां मतलब क्या, वो एक्सप्लेन करने की कोशिश क्या कर रहा है कि वाटर का जो लेवल है वो कभी फिक्स पॉइंट पे नहीं है,
बल्कि चेंज हो रहा है कि ऑर्गेनिज्म ने ऐसी अडॉप्टेशन की है कि जब ड्राई कंडीशन होगी तो पानी का लेवल क्या होगा, लोअर लेवल होगा ऑर्गेनिज्म के अंदर। जब वाटर की अबंडेंट सप्लाई होगी तो पानी का लेवल किस पे होगा, हायर लेवल पे होगा। तो रेंज के अंदर मेंटेन करने का फायदा क्या होगा, तो दीज एडॉप्टेशन आर गुड। तो इन एडॉप्टेशन का क्या फायदा है कि अबंडेंट सप्लाई में हायर लेवल और ड्राई कंडीशन में लोअर लेवल, इसका क्या फायदा है, दीज एडॉप्टेशन आर गुड फॉर, ये ऑर्गेनिज्म के लिए बेहतर है। उसकी वजह यह है क्योंकि हर ऑर्गेनिज्म को अगर आसान काम मिल जाए तो उसको आसानी से परफॉर्म, अगर मुश्किल काम मिल गया तो उसको थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ती है। तो चूंकि रेंज को अचीव करना आसान होता है, इस वजह से ऑर्गेनिज्म बाआसानी ये काम कर लेता है और उसको इस काम को करने में मजा भी आता है। तो दीज एडॉप्टेशन आर गुड फॉर और टू फील नॉर्मल, वो अपने लिए आसानी महसूस करता है विद इन, हालांकि उसकी बॉडी में चेंजेस आ रही हैं, फ्लक्चुएशन, यानी आप कह सकते हैं फ्लक्चुएशन थोड़ी सी रेंज के अंदर विद इन नैरो रेंज ये ऑर्गेनिज्म के लिए आसानी पैदा करती है। इस वजह से जितने भी ऑर्गेनिज्म है उन्होंने हर चीज़ की एक रेंज फिक्स कर दी है कि या तो वो हायर लेवल पे होंगे या फिर लोअर लेवल। और ये जो चेंजेस आती क्यों है, ड्रास्टिक एक्सटर्नल कंडीशन, जब बाहर का एनवायरनमेंट बहुत ज़्यादा बदलता है। जैसे अगर हमारा बाहर का टेम्परेचर 48 हो जाए तो हमारी बॉडी का टेम्परेचर भी बदलेगा, लेकिन कहाँ तक जाएगा, मैक्सिमम 38 तक जाएगा। अगर बाहर 15 सेंटीग्रेड हो जाए तो हमारा बॉडी का टेम्परेचर कम होगा, लेकिन 36 सेंटीग्रेड तक कम होगा। तो ऑर्गेनिज्म ने अपनी आसानी के लिए एक छोटी सी रेंज बना रही, उस रेंज से ज़्यादा तो ऑर्गेनिज्म में फ्लक्चुएशन होती हैं। और फ्लक्चुएशन क्यों होती है, जब बाहर बहुत ज़्यादा चेंजेस आ रही होती हैं तो वो चेंजेस अंदर के एनवायरनमेंट को बदलने की कोशिश करती हैं। तो ऑर्गेनिज्म क्या करते हैं, थोड़ा सा बदल जाता है ताकि ज़्यादा मेहनत ना करनी पड़े, लेकिन वो बदलाव हमेशा विद इन नैरो रेंज होता है। तो फोर्स्ड बाय ड्रास्टिक एक्सटर्नल कंडीशन, तो जब भी ऑर्गेनिज्म को बाहर की कंडीशन का सामना करना पड़ता है तो इसके अंदर की बॉडी में भी इंटरनल फ्लक्चुएशन, अंदर तब्दीली होती है, लेकिन ये तब्दीली नैरो रेंज में होती है और ये तब्दीली का होना ज़रूरी है ताकि ऑर्गेनिज्म के लिए आसानी हो। अच्छा, यहाँ एक छोटी सी डेफिनेशन है जिसको हम कहते हैं ऑस्मोसिस। तो ऑस्मोसिस में एक होता है कि बेसिकली मूवमेंट ऑफ वाटर होता है। ये बार बार आप लोगों ने 9th-10th में भी इसको डिस्कस किए हैं, जो फर्स्ट ईयर है उसमें भी इसको डिस्कस किया। तो हम जस्ट इसको डिफाइन कर लेते हैं। मूवमेंट ऑफ वाटर, कि पानी हमेशा मूव करता है फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन। लेकिन ऑस्मोसिस में दो चीज़ें देखी जाती है, एक वाटर देखा जाता है, एक साल्ट देखा जाता है। तो जो मूवमेंट ऑफ वाटर फ्रॉम हायर वाटर कंसंट्रेशन टू लोअर, या इसको इस तरह भी कह सकते हैं, द मूवमेंट ऑफ वाटर फ्रॉम लोअर कंसंट्रेशन टू हायर कंसंट्रेशन, यानी हाई वाटर लो साल्ट। दूसरी तरफ पानी मूव कैसे करेगा, लो वाटर की तरफ हाई साल्ट की तरफ। तो जिसमें पानी ज़्यादा और साल्ट कम हो वो डिल्यूटेड सोल्यूशन होता है, जिसमें पानी कम हो और साल्ट ज़्यादा हो वो कंसनट्रेटेड। तो इस वजह से डिल्यूटेड सोल्यूशन टू कंसनट्रेटेड सोल्यूशन ये भी ऑस्मोसिस के अंदर आता है। और थ्रू सेमी परमी, ये लाजमी कहना है, क्योंकि अगर सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन नहीं है तो क्या बन जाएगी, डिफ्यूजन वाइड। तो ये डेफिनेशन है जो आपने इन बहुत ज़्यादा जहन में रखनी है, क्योंकि इसकी बुनियाद पे हमारे जो अगले टॉपिक्स हैं वो चलेंगे, ऑस्मोसिस की डेफिनेशन। तो ये आज का हमारा सेकंड लेक्चर है और इसके अंदर कोई इतना ख़ास पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से चीज़ नहीं है, लेकिन यहाँ जो दो कॉन्सेप्ट जो बताए गए हैं कि नैरो रेंज में मेंटेन करना है, फिक्स पॉइंट पे मेंटेन नहीं करना। और नैरो रेंज का फ़ायदा क्या, ऑर्गेनिज्म आसानी से वो चीज़ अचीव कर लेते हैं। और दूसरा, सेल भी होम्योस्टेसिस मेंटेन करते हैं, सिर्फ ऑर्गेनिज्म नहीं बल्कि ऑर्गेनिज्म का सेल भी होम्योस्टेसिस मेंटेन करता है। लेकिन ऑर्गेनिज्म एक्सटर्नल इन्वायरमेंट के लिहाज से मेंटेन करता है, सेल जो अपने बाहर का इन्वायरमेंट है जिसको एक्स्ट्रा सेलुलर इन्वायरमेंट है उसके लिहाज से मेंटेन करता है। तो आज के लिए इतना ही, अल्लाह हाफिज़। Subscribe to my channel for more videos and press the bell icon for latest updates.